जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। सामान्य हिंदी से टॉप के 40 सवाल, यानी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगी। हूबहू एग्ज़ाम की तरह इसे प्रिपेयर किया गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आपने अंत तक देखा तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को मिलने की पूरी पूरी संभावना आपके मेन एग्जाम में रहेगी। चाहे आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस में भी एसआई की, जेल वार्डन की, कांस्टेबल की, या आप लोग लोअर पीसीएस वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ इस वीडियो से क्वेश्चन मिलना स्वाभाविक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और डेली वेज आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी समय वीडियो उपलब्ध मिलेगी डेली वेज। सबसे पहला सवाल है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में धरती भी होता है ना, धात्री भी होता है। और धरती के, पृथ्वी के पर्यायवाची और कौन कौन से हो सकते हैं, भूमि भी है, उर्वी भी है, अवनी भी होता है, अचला भी होता है। ये सभी पर्यायवाची होते हैं। इनके साथ साथ बाई ऑप्शन आप लोग अगर विचार करें तो सर कौन सा होगा, रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती या हिरण्यगर्भा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन कमजोर नजर आता है, वो है रत्नगर्भा, अर्थात जिसके गर्भ में रत्न या आभूषण छुपे हुए हों। तो किसके गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में। इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर ए विकल्प राइट है इसका। सवाल नंबर 2, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना हुआ है ना, बताइए। भाष्य, अभास 3 प्रकार से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। टॉप के 40 सवाल है, टॉप के, है ना। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से मिलकर बनाए। तो अगर आपने चुना है विकल्प डी को तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। सवाल नंबर 3 देखिए, तरुण शब्द का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। अगर मैं बात करूं तरुण के विलोम की तो ये बिल्कुल बेटर होगा। विलोम क्या होगा तरुण का? सबसे पहले तो हमको तरुण का मतलब समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तरुण का मतलब होता है जवान, है ना भाई। कोई चीज़ जवान है, तरुण अवस्था है, जवान है, तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया तो आप लोग विकल्प भी चुन लोगे। फिर वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है ना। सुस्त का विलोम क्या होगा, तो सुस्त का विलोम होगा तीव्र या तेज, है ना भाई। मंद का भी आप लोग कहेंगे, मंद मिस मंदा, तीव्र या तेज। जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा वो आप लोग चुनेंगे। सवाल नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन सा विपरीत अर्थक पतझड़ का अर्थ है। यानी पतझड़ का अर्थ क्या होगा। पतझड़ ऐसी स्थिति जब पत्ते झड़ गए हों, वही तो है पतझड़। पत्ते झड़ गए तो वो पतझड़ की स्थिति है। बसंत है, शीतल है। देखिए शीतल का विलोम क्या हो सकता है, तो शीतल का विलोम होता है उष्ण। उष्ण का मतलब गर्म। सर्दी का विलोम क्या होता है दोस्त, सर्दी का विलोम होता है गर्मी। विस्तार का विलोम क्या होता है दोस्त, संक्षेप होता है संक्षेप। अगर मैं बात करता हूं पतझड़ की तो पतझड़ का विलोम होता है बसंत। तो आपका आंसर ए विकल्प था बिल्कुल राइट। क्लियर। सवाल नंबर 5 देखिए, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। ग्रीस शब्द में देखिए संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही आप लोग जानेंगे संधि कहलाता है। दूसरा चीज, संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि होती है दोस्त, ये अपने आपे में 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि आदि आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ग्रीस में कौन सी संधि है, तो कैसे आप लोग करोगे इसे, तो ये हो जाएगा ग्री प्लस ईस। ग्री प्लस ईस यानी ई प्लस ई, ये समान स्वर आगे और कहीं पे बन रहा होगा बड़ी ई, तो जब समान स्वर आ जाएं तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। विकल्प आप लोग बिल्कुल बी राइट कर दोगे इसमें, तो ग्रीस में दीर्घ संधि है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण यानी जिनको बोलने में हमारे मुख से कम वायु का संचार हो, कम वायु निकले, हमारे प्राण कम खिंचें। अल्प प्राण की पहले कंडीशन में आप लोगों को बताता हूं। प्रत्येक वर्ग का पहला लेटर, तीसरा लेटर और पांचवा लेटर, इनके साथ साथ में ये, रे, ले और वे, यरलब, ये आते हैं।
एक उच्छिप्त भी आता है, ये वाला अल्प प्राण में, ठीक है ना, जिसके नीचे ये बिंदी लगी रहती है। दूसरी चीज 1, 3, 5 का मतलब है कै, गे, और 5वें नंबर पर आता है आपका ये वाला ण। तो कै गए, तो आप लोग अल्प प्राण आराम से पहचान सकते हो, ये रहे दोनों के दोनों अल्प प्राण, ठीक है ना। सभी स्वर जो होते हैं वो महाप्राण की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अब ये जो सभी स्वर हैं क्या महाप्राण होते हैं? नहीं, जो सभी स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये विकल्प भी अगर चुनते हो तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन आप लोग के रहेंगे। यानी इस सवाल में आंसर मैं ए व सी करूंगा, क्योंकि महाप्राण की संख्या तो मात्र 15 होती है और महाप्राण में नहीं आते स्वर, अल्प प्राण में सारे के सारे स्वर आते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो दोनों ही चीजें, क्योंकि वर्ण पूछा है उसने, है ना, ये व्यंजन कह देता अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन में सही कर देता। अब वर्ण पूछा है तो ए ऑप्शन भी सही करूंगा और सी ऑप्शन भी सही करूंगा। क्लियर? चलो भाई आगे सवाल नंबर 7 को देखो। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द भस्म शुद्ध है क्या, हिंदू, चिन्ह या प्राण? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। वैसे तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो आप लोगों के लिए लगता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही लाता हूँ। देखिए भस्म शब्द का मतलब सही रूप क्या होगा? भय आधा सपेरे वाला से आएगा, भस्म ऐसे लिखा जाएगा। हिंदू शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है? हिंदू, यानी बड़ी ऊ की मात्रा आती है हिंदू में, ठीक है। आगे बात करता हूँ चिन्ह की, तो चिन्ह भी दोस्त ऐसे लिखा जाता है भीतर ही, न के। फिर शुद्ध रूप कौन सा है? प्राण। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर था। अगर आप लोगों का आंसर था डी विकल्प तो बिल्कुल राइट था। सवाल नंबर 8 में बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द कौन सा है? कलश, पुण्य, या रसायन, या कल्याण? तो एक एक वर्ड काटिए पहले भाई। ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन काटना सीखे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। कलश तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये तो सही है भाई। बात करता हूँ पुण्य की, तो पुण्य भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बात करता हूँ कल्याण की, तो कल्याण भी सही है। कौन सा वर्ड गलत है? ये रहा रसायन, यही तो गलत है। कैसे लिखा जाएगा? रे से आ ये ने, रसायन तो होता है भाई, रसायन क्या होता है? ये कोई नई पद्धति आई है क्या? गलत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ आपका अशुद्ध साबित हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। नशा, मद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर, नारी, स्त्री। नारी स्त्री एक जैसे, ठीक है। नगर शहर एक जैसे हो गए, नशा मद एक जैसे हो गए, ये इसमें से अलग हो जाएगा। बी विकल्प आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं हम। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि अभी मैंने जस्ट सेकंड आप लोगों को बताया था। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि में 3 वर्ण हैं। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि के भेद में पहला नंबर आएगा स्वर संधि का, दूसरा नंबर आएगा दोस्त व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर की संधि आती है इसमें विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि होती है अपने आप में 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि, वृद्धि और गुण संधि भी आते हैं। बाद बाकी व्यंजन का विसर्ग का कोई अन्य भेद नहीं होता है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 11 की तरफ। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिसकी वर्तनी शुद्ध है। सुसुप्ति किस विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा हुआ है? सुसुप्ति को पहचानना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तभी तो शुद्ध वर्तनी कर पाओगे। सुसुप्ति कैसे लिखा जाएगा? तो पहले लिखा जाएगा सु, फिर षटकोण वाला से, फिर ऊ की मात्रा, फिर आधा पै, फिर ती। सुसुप्ति इस प्रकार से जैसा विकल्प सी में लिखा हुआ है तो बिल्कुल राइट लिखा जाएगा। आगे बात करता हूं सवाल नंबर 12 की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। एक शब्द बिल्कुल सही लिखा होगा। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत और संसारी में से एक शब्द कोई सा शुद्ध होगा? कोई है तो बताओ, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें से चुन सकते हो। तो देखो मैं बारी बारी से लिखा देता हूं इसमें। ये संसारिक नहीं होता, ये होता है से आ अन से आ रे ई के, सांसारिक होता है भाई। कीर्ति बिल्कुल ऐसे गलत लिखा हुआ है, कीर्ति तो ऐसे लिखा जाता है कीर्ति, जैसा मैंने लिखा है। आगे बात करता हूं सर्वोत्तम की, तो सर्वोत्तम आधा तय तय, ठीक है ना। सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है। श्रोत्र की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी हुई थी। तो 12 नंबर में अगर आपका आंसर था सी विकल्प तो बिल्कुल सही था। 13 नंबर आप लोग बताइए। सिर तोड़ में समास कौन सा है? समास सम प्लस आसु शब्द,
के मेल से बना हुआ है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप, योग, मेल, जोड़ इत्यादि। ठीक ना। समास के भेद की बात करूं तो 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ठीक ना। और आपका तत्पुरुष समास, ये 6 भेद होते हैं। अब सिर तोड़, तो इसको आप लोग विग्रह करके देखो, सिर को तोड़, सिर को तोड़। अब को तोड़, को पर टूटा है तो आप लोग कहोगे सर कर्ता ने कर्म को। इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष आपका बिल्कुल बेटर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है भैया, ऐसे तोड़ना है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। महात्मा में कौन सा समास है? अब महात्मा को तोड़ के देखिए, कैसे तोड़ोगे? महान है जो आत्मा, है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब ये महान वर्ड क्या है भाई? महान वर्ड है यहाँ पे विशेषण, विशेषण वर्ड है, विशेषण महान। ये आत्मा क्या है? ये विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य का संबंध किस में आता है भाई? कर्मधारय समास में आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्त। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान का संबंध आता है ना। विशेषण विशेष्य का संबंध आता है। इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। सवाल नंबर 15 देखो, इनमें से कौन सा एक अलंकार का भेद है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं अलंकार के भेद की, तो मुख्य रूप से अलंकार के 2 ही भेद होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, आभूषण या गहना, है ना। अच्छा, अलंकार के जो मुख्य रूप से भेद होते हैं वो होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार। और अलंकार के कुल भेद होते 3, जिसमें उभय अलंकार भी आ जाता है। तो इनमें से 6 का अनुप्रास, ये तो अलंकार मतलब 6 का अनुप्रास, ये तो अलंकार का भेद नहीं होता, ये तो अनुप्रास अलंकार का भेद है। ठीक है ना। लाटा अनुप्रास, तो ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। लेकिन शब्दा अलंकार, ये रहा ना, शब्दा अलंकार और अर्थालंकार, यही तो अलंकार के भेद में से आएगा। ये तो अनुप्रास अलंकार के भेद है, तो इसे आंसर नहीं कर सकते हम, इसे बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार, इन्हीं में से तो भेद मानेगा अलंकार का। सवाल नंबर 16 देखो, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अर्थालंकार एक विवादित क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी किताब, कोई 38 राइट करता है, कोई 36, कोई 46 और कोई 48 तक राइट कर देता है। ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो इसमें से 48 कर सकते हैं, है ना। 48 कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका शब्द अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, तो वो होता है ए एस वाई वी वी, अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, वीप्सा। ये शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं और अर्थालंकार के 48 से भी ज्यादा भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रस का भेद कौन सा है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं रस की संख्या की कितनी होती है, रसों की संख्या 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। ठीक है ना, याद रखो ये चीज। तो इनमें से रस के भेद में कौन सा आता है? तो देखिए, करुण रस, ये रहा ना करुण रस, रूपक और उल्लेख, ये दोनों क्या है दोस्त? ये अलंकार के भेद हैं। क्या है ये? अलंकार। करुण रस हो गया, आपका श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया। ठीक ना। चलो, रौद्र रस, भयानक रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रसों की संख्या कितनी है? 9। कुल संख्या कितने तक हो जाती है? 11। आगे बात करता हूं 18 नंबर क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य किसके दर्शन पाके धन्य हुए थे? आपने कहा सर ऋषि के दर्शन पाए थे तब धन्य हुए थे। तो यानी कि ऋषि तो स्वर आएगा, षटकोण भी उसमें आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ में मूर्धन्य, धन्य तो हो गए, लेकिन ऋषि के साथ आपने क्या किया था? ऋषि को टर्र कर दिया था जी, यानी पूरा का पूरा टे वर्ग और रे, है ना, रे भी इसी में आएगा, पूरा पूरा टे वर्ग। अब ये टे वर्ग कौन सा होता है? टे, ठे, डे, ढे और णे, ये वाला टे ठे डे ढे णे। तो ये आप इस हिसाब से देखो तो बिल्कुल राइट आंसर डे और ढे आप लोगों का हो जाएगा बाई ऑप्शन, अगर हम लोग चेक करें तो। ठीक है ना। मूर्धन्य व्यंजन आपके हो जाएंगे। ये कंठे में आते हैं, ये ओष्ठ में आते हैं, और ये जय झय ये जो आते हैं तालव्य में आते हैं, याद रखना। ठीक है। चलिए बात करता हूं सवाल नंबर 19 की, अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो अल्प प्राण, ये इस वीडियो का रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 1 3 5 लिखवाया था। 1 3 5 सभी स्वर ये रे लेबे। इस हिसाब से देखें तो 1 नंबर पे कै और तीसरे नंबर पे गै। तो इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर तीसरा विकल्प तो राइट जा रहा है इसका। सवाल नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? अर्थात जिसकी वॉइस हमारी नासिका से निकलती है या नाक से निकलती है। षटकोण, ये क्या नासिक है? नहीं,
ये संयुक्त व्यंजन है जो आधे से प्लस रे से मिलकर बना हुआ है। षटकोण, ये बिल्कुल सही बना हुआ है, गलत। षटकोण नहीं है संयुक्त में। संयुक्त व्यंजन तो ये होते हैं छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रेयसराब। ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता, ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजन तो आपके ये होते हैं, गलत, ठीक है ना। पकड़ा करो गलत भी अगर कोई पढ़ा रहा तो उसे। तो नासिक्य में कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। ये होता है ण, ये होता है मैं, होता है अय्या, होता है और एक आपका ये होता है। ये नासिक्य में जाते हैं। हम नासिक्य में इनको भी शामिल कर लेते हैं, ये जो चंद्र बिंदु वाले इनको भी नासिक्य में बोल देते हैं। ये आपका इस हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करिए, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद तो आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। पर्यावरण ये रेवे के साथ में पूरा अक्षर है। संधि तो पता लग गया जी, यण संधि है। यण संधि यानी परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, ई प्लस आ, अलग से स्वर आगे ई प्लस आ मिलके या बनाएगा या। देखो यार अपर या बना रहा होगा तो बना तो रहा या। अब ये किस संधि में बनता है? ये संधि होती है यण संधि, जिसमें यह रेवे के साथ में पूरा अक्षर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आपका आंसर था डी विकल्प। सवाल नंबर 22 देखिए, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? देखिए अनु का मतलब होता है साथ में, अनु प्लस नाक, यानी कि अनु का मतलब होता है साथ में नाक। मुंह और नाक दोनों आएंगे, तो नाक और मुंह दोनों। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? वो होता है नाक व मुंह दोनों से, ठीक है ना। नासिका का संबंध किससे होता है? केवल नाक से। और एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अब निर्नुनासिक का मतलब होता है बिना नास, निर का मतलब होता है बिना, बिना नासिका, बिना नाक के। तो बिना नाक के तो भाई आप लोगों को पता है प्रत्येक वर्ड बोला जाता है, जैसे कि कै बोल दो, खे बोल दो, गे बोल दो, ये निर्नुनासिक के सारे के सारे। अनुनासिक का मतलब होता है जैसे कि मैं बोलने लगूँ पाँच, पाँच ऐसे लिखा जाएगा, देखो ये पाँच, तो ये अनुनासिक की कैटेगरी में जाएगा। नाक व मुंह दोनों से वॉइस आएगी इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बात करता हूँ अगले सवाल की, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन हम लोग कौन से बोल सकते हैं? सवाल नंबर 23 राइट आंसर जाएगा वर्ग के प्रथम मतलब पंचमा अक्षर को आप लोग अनुनासिक भी बोल सकते हो, है ना। अनुनासिक भी इनको बोल सकते हो, वर्ग के पंचमा अक्षर को। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने? 52, है ना। सबसे छोटी लिखित इकाई होता है वर्ण। वर्णों की बनती है वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिसमें से मूल रूप से 33 स्वर, मूल रूप से 33 व्यंजन, मूल रूप से 11 स्वर हैं। तो इस हिसाब से आप लोग का आंसर 11 बिल्कुल राइट जाएगा दोस्त। सवाल नंबर 25 को करिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको आप लोग क्या कहोगे? देखिए आपको जो देखने में विचित्र सा लगे वो अद्भुत हो जाएगा। जिसको परिभाषित ना किया जा सके उसे अनुपमा कह सकते हैं, अनुपम कह सकते हैं, है ना। चलो तो ऐसे जो मतलब जो पहले ना हुआ हो तो आप लोग उसे अपूर्व बोल सकते हैं, लेकिन जो पहले कभी ना हुआ हो उसे आप लोग कहोगे अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। ऐसा हुआ ही नहीं है पहले, डी विकल्प राइट है। आगे बोल सकते हैं सवाल नंबर 26 के लिए, जो कहा ना जा सके, अर्थात ऐसा जिसे कहा ना जा सके। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, कभी जरे ना, ठीक है। अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य ना हो। अगम्य अर्थात जहां जाया ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, अर्थात जो कथन कहा ना जा सके। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 की तरफ, समय की दृष्टि से अनुकूल उसे एक शब्द में क्या कहोगे? अनुकूल नहीं जी, अनुकूल का विलोम जो होता है प्रतिकूल होता है। अच्छा, समय की दृष्टि से अनुकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा। समानुकूल ये भी गलत, तो फिर होता है समयानुकूल, समयानुकूल यानी समय के अनुकूल। राइट आंसर बी विकल्प। सवाल नंबर 28 देखो, जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता है, बताइए जरा। अग नहीं, अग नहीं कह सकते, अग का विलोम होता है विग, ठीक है ना। कृतज्ञ, कृतघ्न, विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। अब आप लोग जो विशेष जानता हो उसे विशेषज्ञ कह सकते हो। कृतघ्न जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो सब कुछ जानता हो तो उसे सर्वज्ञ नाम दूंगा मैं। जो विशेष जानता हो विशेषज्ञ है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे एक शब्द में क्या नाम दोगे? सुदर्शन नहीं जी, सुगर्दन, सुगत, सुग्रीव। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे एक शब्द में सुग्रीव नाम दिया जाता है दोस्त, बी विकल्प राइट है।
आगे बढ़ता हूं, पुरुष व स्त्री का जोड़ा, इसे क्या नाम देते हैं? पुरुष व स्त्री का जोड़ा किस में चलता है? पति पत्नी बोलते हैं उसे क्या? तो पुरुष व स्त्री के जोड़े पे आप लोग पति पत्नी लगाओगे? नहीं। युगल बोलते हैं? नहीं, युगल बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, तो दंपत्ति नाम देते हैं उसको, ठीक है ना। पुरुष व स्त्री का जोड़ा जो होता है उसे दंपत्ति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य आप लोगों ने जो करना है वो नए ढंग से करना है। अभी मैं तो नए ढंग से करूंगा। पारस्परिक बोलते हैं, नवागत रूप बोलते हैं, आधुनिकीकरण बोलते हैं, या फिर नवीनीकरण बोलते हैं। तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है दोस्त, उसे नवीनीकरण नाम देते हैं। इस प्रकार से डी विकल्प राइट कर दूंगा इसका मैं। सवाल नंबर 32 को करूंगा, जंगल में लगने वाली आग, उसे क्या नाम दूंगा? दावानल दूंगा, कामानल दूंगा, कामानल या जठरानल या फिर बड़वानल। तो देखिए कामानल किसे कह सकते हैं आप लोग? कामानल, शरीर में आप लोगों की आग लग रही है काम की, ठीक ना, काम वासना की, तो उसे आप लोग कामानल कह सकते हो। बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज, जंगल में आग लगेगी तो उसे दावने की कोशिश करोगे, इस प्रकार से दावानल बिल्कुल आप लोग राइट आंसर करोगे इसका। सवाल नंबर 33 देखिए, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करना। मान के चलिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया और मुझे अपेक्षा है कि आप लोग उसका आंसर करोगे। प्रश्न करने के बाद अंत में मैं आप लोगों से, या प्रश्न आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, यानी प्रश्न किया नहीं है और मैं आप लोगों से उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक शब्द में मैं क्या कह सकता हूं? उत्तरापेक्षी बोलते हैं उसे। तो बिल्कुल, यानी उत्तरा की अपेक्षा, उत्तर की अपेक्षा करना, तो बी विकल्प राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 करिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, है ना, आपसे बड़ा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त? पश्चिम बोल सकते हो, अपूर्व बोल सकते हो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। भूत का आप लोग भविष्य बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? कनिष्ठ, ऑप्शन सही, कनिष्ठ मतलब छोटा। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? गमन, गमन का मतलब होता है कहीं पे जाना, जाना। अब गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। चढ़ना का विलोम उतरना, जाना का विलोम आना, ठीक है ना, याद रखना। उतरना का विलोम चढ़ना होता है। सवाल नंबर 36 देखो, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी का विलोम आसमान, गगन, अंबर या आकाश। तो सवाल नंबर 36 चल रहा है, ये 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में, एक बार लाइक कर देंगे आप लोग। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी या धरती, और धरती का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है अंबर, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर में सी विकल्प राइट। अगला सवाल करेंगे, हे का विलोम शब्द क्या होता है? हे का विलोम शब्द, हे मतलब देना, ग्राह मतलब ग्रहण करना या लेना, है ना। हास्य का विलोम शब्द होता है रुद्न। हार का विलोम, रुद्न का मतलब रुद्न करना, हास्य का मतलब हंसी करना, रुद्न का मतलब रोना पीटना। हार का विलोम जीत। ग्राम्य का विलोम शब्द होता है नगरीय, है ना। तो हे का विलोम शब्द क्या होता है? ग्राह। सवाल नंबर 38 देखो, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? विनाश, इतिश्री या श्री राधा। तो देखिए, श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज का शुभ आरंभ करना, शुभारंभ करना, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, इति कर देना मतलब समाप्त करना। आगे, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, है ना। अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत, अनंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अथ का विलोम शब्द होता है इति, ठीक है ना, याद रखना। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ हो जाएगा। और अध का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है ना। अध का वैसे आप लोग ऊपरी बोल सकते हो, अध का मतलब नीचे से होता है। चलो, तो इस वीडियो में 39 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, 40वां नंबर है ही नहीं, ठीक है। 39 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।